हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में मराठा एवं पेशवा को देखे, यानी औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो स्वतंत्र प्रांत हुए उन सबके क्षेत्रों के बारे में हमको अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग मराठा पेशवा भी देख लिए। एक तरफ से वो स्वतंत्र शक्ति हुआ करती थी। पंजाब में सिखों को देख लिए। इसके बाद हम लोगों को अब अवध के नवाबों के बारे में पढ़ना है। उधर हैदर अली मैसूर के जो हुए, हैदर अली और टिप्पू सुल्तान, उनके बारे में अध्ययन करना है। अवध के नवाबों के साथ साथ बगल में आगरा, भरतपुर और हरियाणा के क्षेत्रों में जो है हमको जाठों के बारे में अध्ययन करना है। तो और बंगाल के नवाब के बारे में अध्ययन करना है कि जो औरंगजेब के 1707 के बाद जब मुगलों का एक तरीके से पतन होने लगता है तो उस समय के जो स्वतंत्र प्रांत हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक एक एक करके अध्ययन करना है, जहां से एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन फैक्ट टू फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए उसको जानना जरूरी है। तो आज हम इसी सेशन में आगे की तरफ बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि औरंगजेब के समय में हैदराबाद जो दक्कन में आता था, दक्कन का सूबेदार होता था, उसके अधीन आता था, उसने कैसे हैदराबाद को एक स्वतंत्र मुल्क बना करके शासन किया, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है भारत में नवीन राज्यों का उदय। और ये नवीन राज्यों का उदय तभी होता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगलों में कोई भी बेहतरीन शासक नहीं होता है। ठीक सही तरीके का शासन करने वाला न होने के कारण धीरे धीरे ये बिखराव के रास्ते पर हो जाता है मुगल साम्राज्य का प्रांत। तो आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ करके देखते हैं। लिखेंगे दक्कन के निजाम हैदराबाद राज्य। दक्कन के निजाम हैदराबाद राज्य। दक्कन के निजाम, दक्कन के निजाम कोष्टक में लिख लेंगे हैदराबाद राज्य। हैदराबाद राज्य, ठीक, हैदराबाद राज्य, दक्कन के निजाम। वहां के जो राजा हुआ करते थे उनको निजाम बोला जाता था। ठीक, जैसे अवध के जो नवाब राजा हुआ करते थे इनको नवाब बोला जाता था, तो उसी प्रकार हैदराबाद के जो राजा हुए उनको निजाम कहा जाता था। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। हैदराबाद का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्या वास्तविक संस्थापक, हैदराबाद का जो वास्तविक संस्थापक, ये वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है चिनक्लिज खां। चिनक्लिज खां, चिनक्लिज खां, ठीक, चिनक्लिज खां। इसी को कहा जाता था निजाम उल मुल्क। क्या? निजाम उल मुल्क, उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। इसके जो पिता थे, पिता निजाम उल मुल्क के पिता लिखेंगे गाजी उद्दीन, गाजी उद्दीन सिद्दकी, सिद्दकी, गाजी उद्दीन सिद्दकी, फिरोज प्रथम, फिरोज प्रथम, फिरोज प्रथम। ये औरंगजेब के दरबार में रहा करते थे। कहां पर? कोष्टक में लिख लेंगे औरंगजेब के दरबार में, के दरबार में रहते थे। ये औरंगजेब के दरबार में रहते थे और उन्हीं का ये बेटा चिनक्लिज खान जो निजाम उल मुल्क है, इसने क्या किया कि जो सैयद बंधु हुआ करते थे, ठीक, अली खां और हुसैन अली खां जो दो थे, दोनों सैयद बंधुओं की निजाम उल मुल्क ने मिलकर के मोहम्मद शाह रंगीला के साथ, यानी फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह बनता है, उसी के समय में 1720 में चिनक्लिज खान ने क्या किया? सैयद बंधुओं की हत्या करवा दिया।
बादशाह से कहा कि यही सैयद बंधु राजा बनाते हैं और यही कत्ल कर देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको मार करके बन जाते हैं। और उस समय सैयद बंधु वजीर हुआ करते थे और एक वकील हुआ करता था। तो उसी समय चिनकिलिच खां की मदद से मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं का क्या कर दिया, अंत कर दिया। और जब अंत कर दिया तो मोहम्मद शाह रंगीला ने, हमने बताया था, प्रसन्न होकर जो दक्कन की सूबेदारी थी, प्रसन्न होकर के दक्कन का सूबेदार किसे नियुक्त कर दिया, चिनकिलिच खां का। और चिनकिलिच खां को जब दक्कन का सूबेदार बनाया तो दक्कन की जो निजाम है उसी में हैदराबाद आता था। ठीक, तो ये हैदराबाद का क्या बन गया, वहां का सूबेदार बन गया। ठीक, लेकिन आने वाले समय में फिर ये 1720 के बाद, जब 1720 में सूबेदार बना, उसके बाद ये अपने आप को वहां का स्वतंत्र शासक घोषित करेगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। उसके पहले एक बार इसको बुला करके दक्कन से, दक्षिण भारत से इसको बुलाया गया दिल्ली। ठीक, और दिल्ली बुलाने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको एक बार अपना वजीर बनाया। ठीक, लेकिन पुनः है 1723 में जब वापस गया बिना बताए हुए, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री, जब सैयद बंधुओं की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इसको सूबेदार बनाया गया था। फिर इसको बुला करके अपना वजीर प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। फिर ये वापस दक्षिण भारत जाता है बिना बताए हुए बादशाह को, और अपने आप को हैदराबाद का एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। ठीक, फिर इसके बाद मुबारिज खां को बादशाह हैदराबाद का क्या बनाकर भेजता है, सूबेदार बनाकर भेजता है। और जब सूबेदार बनाकर भेजता है तो दोनों के बीच, निजाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच युद्ध होता है, जिसमें मुबारिज खां मारा जाता है और निजाम उल मुल्क फिर से क्या होता है, विजयी होता है। और जब विजयी होता है तो इसी को, ये आसफ जाही वंश से आता था, इसीलिए जो बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, इसको आसफ जाही की उपाधि धारण, मतलब उपाधि प्रदान किया। और उपाधि प्रदान करने के बाद निजाम उल मुल्क को पूरा दक्कन का क्या कर दिया, साम्राज्य ही सौंप दिया। ठीक, तो आइए देखते हैं चिनकिलिच खां। इसके पिता औरंगजेब के दरबार में रहते थे, जिसका नाम था गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोज प्रथम। और ये चिनकिलिच खां, जिसे निजाम उल मुल्क कहा जाता था। ठीक, लिखेंगे यह स्टार बना करके, आगे लिखेंगे यह आसफ जाही वंश से संबंधित था। आसफ जाही वंश से संबंधित था। आसफ जाही वंश से संबंधित था। ठीक, आगे स्टार बनाकर लिखेंगे यह तुरानी गुट का था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तुरानी और ईरानियों ने ही भारत पे सत्ता, मतलब भारत की जो सिंहासन हुआ करता था उस पे सत्ताएं हासिल की। ठीक, आक्रमण करके। तो यह तुरानी गुट का था। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके 1713 ईस्वी लिखेंगे। इसमें फर्रुखसियर चिनकिलिच खां को 6 सूबों का सूबेदार बनाया। फर्रुखसियर जो किया था मुगल बादशाह, चिनकिलिच खां को बस 6 सूबा दिया था। 6 सूबा का मतलब प्रांत होता है, हमने इसको पहले भी बता दिया। 6 सूबों का इसको बस क्या बनाया था, सूबेदार बनाया था। ठीक, लेकिन इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला जब आया तो इसको पूरा क्या दे दिया, पूरा दक्कन की सूबेदारी ही दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि इसने जो सैयद बंधु हुआ करते थे, जो शासक निर्माता था, जो सभी बादशाहों की हत्या करके दूसरे को राज्य दे देते थे, तो उसकी हत्या में इसने मदद किया था। ठीक, चिनकिलिच खां। चलिए आगे लिखिएगा इसमें स्टार बना करके। कुछ समय के बाद
कुछ समय के बाद दक्कन की सूबेदारी इससे ले ली गई। ठीक, आगे लिखेंगे इसमें हम चिनकिलिच खां की मदद से 1720 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला कौन था, हमने पहले ही इसको पढ़ा दिया है। मोहम्मद शाह रंगीला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह था। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं कौन थे, हमने इनको बता दिया, दो भाई थे। सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। देखिएगा ये हिस्ट्री है, और इतिहास को जब तक पिछली कक्षाओं से जोड़ करके अध्ययन नहीं करेंगे, पिछली कहानियों को नहीं जानेंगे, तो नए सेशन से इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो हमेशा इतिहास को नए सेशन से सीखना है आपको, ठीक, नए तरीके से सीखते हुए और पिछले पैटर्न से जोड़ते हुए चलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए पिछला परिवेश जो बीता है उसको जरूर देखना होगा। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके। ऐसा कब हुआ, चिनकिलिच खां 1720 में हुआ। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला प्रसन्न होकर, इसलिए क्या किया, चिनकिलिच खां को, जो चिनकिलिच खां था, इससे प्रसन्न हो गया जब सैयद बंधु मार दिए गए तो, ठीक। और जब चिनकिलिच खां ने क्या किया, इसको चिनकिलिच खां को पूरे दक्कन की सूबेदारी दे दिया मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक, उसको सूबेदार बना दिया प्रसन्न होकर के। आगे की तरफ देखिएगा, इसमें स्टार बनाकर लिखेंगे 1722 ईस्वी, ठीक, ये वजीर बन चुका, मतलब सूबेदार बन चुका है दक्कन का, कौन, चिनकिलिच खां। 1722 में क्या हुआ, लिखेंगे इसे बादशाह कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला, इसे बादशाह ने अपना वजीर नियुक्त किया, लेकिन एक गुलामी नहीं करना चाहता था। 1723 ईस्वी का समय आया और इसने बिना बादशाह को बताए, यानी मोहम्मद शाह रंगीला को बिना बताए दक्षिण भारत चला गया, और दक्षिण भारत में जा करके हैदराबाद को अपने को क्या किया, स्वतंत्र वहां का शासक घोषित कर दिया, ठीक। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, आप खुद नोट करेंगे कि 1723 ईस्वी में बादशाह को बिना बताए दक्षिण भारत गया, और दक्षिण भारत में जाने के बाद हैदराबाद का अपना स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया हैदराबाद को, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें हम हैदराबाद का बाद में सूबेदार कौन बना, बादशाह के द्वारा मुबारिज खां, ठीक। अभी वजीर भी बन गया था, किसका, बादशाह का। लिखेंगे 1723 के बाद हैदराबाद का सूबेदार कौन बना, मुबारिज खां, ठीक। कोष्टक में लिख लेंगे मुगल बादशाह के अधीन। अब बताइए हमें, मुगल बादशाह के अधीन बन कर गया, और मुगल बादशाह के ही अधीन वजीर था, लेकिन उसने छोड़ करके वजीर यानी प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके चिनकिलिच खां, जो निजाम उल मुल्क है, ये जा करके हैदराबाद का स्वतंत्र शासक हो गया। और जब स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया है, तो अब उसके अनुसार वहां की मर्जी चलेगी, अब उसके वहां जैसे वो कहेगा वैसे शासन चलेगा। मुबारिज खां बेचारे सूबेदार बन करके गए, और जब सूबेदार बनकर गए तो दोनों के बीच टकराहट हुई, ठीक। और टकराहट हुई तो युद्ध हुआ। कौन युद्ध हुआ, लिखेंगे सूकर खेड़ा का युद्ध। कब, 1724 में सूकर खेड़ा का युद्ध, 1724 ईस्वी, सूकर खेड़ा का युद्ध, सूकर खेड़ा, ठीक। कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में ही हैदराबाद में पड़ता है सूकर खेड़ा का युद्ध,
ठीक, दो लोगों के बीच हुआ सुकरखेड़ा का युद्ध। लिखेंगे मुबारिज खां, एक मुबारिज खां। और मुबारिज खां कौन था हमने बता दिया एक बार, मुगल बादशाह के अधीन सूबेदार था। कहाँ का? हैदराबाद का। मुबारिज खां। दूसरे में लिखेंगे निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, उल मुल्क। इसको निजाम उल मुल्क की उपाधि दिया था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क जो था, निजाम उल मुल्क को ही बाद में विजय मिली और मुबारिज खां इसमें मारा गया। निजाम उल मुल्क को जब विजय मिली तो जो बादशाह था, मुगल बादशाह इतना चालाक था मोहम्मद शाह रंगीला की, उसने क्या किया कि निजाम उल मुल्क को ही वहां का पूरा सब कुछ प्रांत सौंप दिया और इसको आसफ जाह की उपाधि दी। क्या लिखेंगे आगे स्टार बना करके? इसी युद्ध के बाद, यहाँ परिणाम लिख लीजिएगा, मुबारिज खां मार दिया गया और ये विजयी हुआ। ठीक, इसी युद्ध के बाद दक्कन का पूरा साम्राज्य निजाम के हाथों में आ गया। निजाम उल मुल्क के हाथों में आ गया, के हाथों में आ गया, हाथों में आ गया। ठीक, और इसने आगे लिख लेंगे, इसने स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद की स्थापना किया। हैदराबाद। और इसने स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या किया? हैदराबाद की स्थापना किया। नोट कर लीजिए, इसी युद्ध के बाद, किससे? सुकरखेड़ा युद्ध के बाद दक्कन का पूरा साम्राज्य निजाम उल मुल्क के हाथों में आ गया और इसने स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद की क्या किया? स्थापना किया। ठीक, इसी में दक्कन के ही क्षेत्रों में आता था कर्नाटक, उसको भी लेकर के बाद में विवाद रहेगा। लेकिन फ्रांसीसी जो आए हुए हैं दक्षिण भारत में, उसमें इसको विवादित करते हुए लास्ट में अंग्रेजों के द्वारा इसको अपना लिया जाएगा। ठीक, अंग्रेजों में जो लॉर्ड वेलेस्ली हुआ, उसने सहायक संधि ले ली और सहायक संधि के द्वारा इसका विनाश होना तय था। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें 1724 में हैदराबाद की 1724 ईस्वी हैदराबाद की स्थापना। हैदराबाद की स्थापना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक हैदराबाद की स्थापना, स्वतंत्र रूप से हैदराबाद की क्या हो गई? स्थापना की गई। किसके द्वारा? चिनकिलिश खां के द्वारा। ठीक, प्रथम निजाम कौन बना? यही बना था प्रथम निजाम। ठीक, नोट कर लीजिएगा, प्रथम निजाम हैदराबाद का प्रथम जो निजाम बना यही था निजाम चिनकिलिश खां। ठीक, नोट कर लीजिए, प्रथम निजाम यही बना था चिनकिलिश खां। ठीक, और इन मुगलों के पतन में मराठाओं का बहुत सहयोग था। ठीक, सुकरखेड़ा युद्ध में, इसलिए जो मराठा थे दक्कन साम्राज्य के क्षेत्रों को जो चाहते थे, ठीक, वहां से जब मुगल सत्ता हो गई, मुगल उसको कब्जा कर लिए थे, तो मराठाओं को जो कर हुआ करता था, चौथ, लूट का धन या सरदेश मुखी जो आय का 1/10 भाग वसूला जाता था, उसको वसूलने नहीं देते थे जो मुगल बादशाह थे। लेकिन जब इसमें चिनकिलिश खां के युद्ध में सहायता किए थे सब सुकरखेड़ा के युद्ध में, तो चिनकिलिश खां ने कहा ठीक, हम शासन करेंगे, आपको पूरी छूट देंगे। इसने पूरा छूट दे दिया मराठाओं को चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का, और मराठाओं ने दक्कन के साम्राज्यों में बेहतरीन तरीके से करों की वसूली किया। ठीक, आगे लिखेंगे 1728 ईस्वी का समय आया। 1728 ईस्वी, इसमें नोट करेंगे पालखेड़ा का युद्ध। और जब इसने मराठाओं को दिया था क्या करने के लिए? मराठाओं को दे दिया वसूलने के लिए। ठीक, कर, तो इसी को लेकर के विवाद हुआ किसके बीच? पेशवा के बीच और
निजाम चिनक्लिज खां के बीच लिखेंगे निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, इसकी पराजय हुई। और दूसरी तरफ था बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट, ठीक। कोष्टक में लिख लेंगे पेशवा, कौन? मराठा पेशवा, ठीक, ये पेशवा था। इसकी क्या हुई? विजय हुई। और हमने पेशवा में इसको बताया था कि बाद में इसके बाद क्या करनी पड़ी, ठीक, हैदराबाद की लूट हुई और इसमें संधि हुई। लिख लीजिएगा फिर, हैदराबाद की लूट, हैदराबाद की लूट, हैदराबाद की लूट। इसी के बाद हैदराबाद की लूट हुई पूरी तरीके से और मुंशी गांव की संधि हुई, ठीक। और निजाम उल मुल्क इसलिए पराजित हो गया क्योंकि इसके पास कोई उतनी बेहतरीन शक्ति थी नहीं, ना कोई इसका साथ दिया लड़ने के लिए, ठीक। क्योंकि जब ये मुगलों से लड़ रहा था तो मराठा इसका साथ दिए थे और फिर बाद में इसने कर जो वसूलने के लिए मराठाओं को स्वतंत्रता दी थी, उसी को लेकर के वाद विवाद हुआ तो इसने पालखेड़ा का युद्ध लड़ा, ठीक। आगे लिखेंगे 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी, 1748 ईस्वी लिखेंगे, इसमें निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई, निजाम उल मुल्क, उल मुल्क की मृत्यु हो गई, की मृत्यु हो गई, निजाम उल मुल्क की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इसके एक भतीजा थे और इसका एक बेटा था, दोनों के बीच हो गई लड़ाई, किसके लिए? उत्तराधिकार के लिए, ठीक, हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए। तो आइए देखते हैं। इसका एक बेटा था नासिर जंग, ठीक, और भतीजा, एक बेटा और दूसरा भतीजा, ठीक, भतीजा, ठीक। बेटा था नासिर जंग, कौन? नासिर जंग। और भतीजा जो था उसका नाम था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, ठीक। दोनों के बीच उत्तराधिकार की क्या हुई? बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। इसके बाद क्या हुआ? नासिर जंग अगला क्या बना? शासक बना। लिखेंगे नासिर जंग अगला शासक बना, इसी का बेटा अगला शासक बना। कहां का? हैदराबाद। लिखेंगे इसमें नासिर जंग, नासिर जंग, नासिर जंग, नासिर जंग अगला क्या बना? निजाम बना। कहां का? हैदराबाद का, ठीक। सन ऑफ चिनक्लिज खां, कोष्टक में लिख लेंगे सन ऑफ चिनक्लिज खां, चिनक्लिज खां, चिनक्लिज खां, ठीक। चिनक्लिज खां अगला क्या बना? नासिर जंग के बाद, अरे सॉरी, नासिर जंग ही अगला चिनक्लिज खां का बेटा अगला निजाम बना। इसने क्या किया? उसी समय जो भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, पूरे भारत का तो नहीं, ठीक, हुआ करता था, जो है लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी, एक सिस्टम था उसका, सहायक संधि। सहायक संधि में हुआ क्या करता था? लॉर्ड वेलेजली जानता था कि भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ समय के बाद मोशन में आकर के, ठीक, मतलब इतना दयालुता का भाव आ जाता है उनके अंदर, इतना दया भाव है कि वो बाद में सब कुछ सही तरीके से करने लगते हैं, ठीक। उसके पहले अंग्रेजों ने बहुत सी बर्बरता दिखाई हुई थी इनके साथ, ठीक। मुगल साम्राज्य एक तरफ से पतन की तरफ था, लेकिन फिर भी और अधीन ही था, क्योंकि अंग्रेज जिसको चाहते थे उसको ही बैठाते थे सिंहासन पर मुगलों में। तो इसने कहा कि आप लोगों की, मराठाओं की भी हार हो चुकी है पानीपत के तृतीय युद्ध में, उसके बाद की कहानियां हैं, ठीक। तो नासिर जंग जो था बाद में चलने के बाद इसको, ठीक, मराठाओं के हार के बाद इसको इसने कहा कि ऐसा है कि सहायक संधि स्वीकार कर लीजिए। सहायक संधि में यही एक चीज हुआ करता था कि अंग्रेजों का कहना था कि जो हमारी सेना है, आपके पास
आप युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास सेना कमजोर है, और आपको युद्ध जीतने के लिए चाहिए क्या? सेना। तो सेना हम आपको दे रहे हैं, ठीक, वो सभी चीजों से लैस होगी और आपके साथ युद्धों में लड़ेगी। लेकिन हाँ, जो सेना का खर्च है वो आपको हमको देना होगा, लेकिन हम जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर को चलाने के लिए पूरा पैसा, पूरा खर्च आपका चलाने लगे, ठीक, आप उसके अधीन हो गए, लेकिन उसका जो खर्च है, जो पैसा है, चला रहा है कोई बाहरी और पैसा दे रहे हैं आप खुद, तो उसने कहा कि जो आप लोग हैं, हमारी सहायक संधि को स्वीकार करना होगा, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हमको अगर कोई बाहरी अटैक करेगा तब हम उससे लड़ेंगे। तो ऐसे समय में क्या किया लॉर्ड वेलेस्ली ने? सभी भारतीय राजाओं को, अधिकतर लोगों को सहायक संधि में स्वीकार करवा लिया, बहुत से साम्राज्यों को, और सभी साम्राज्य आते थे और सभी राजा भारतीय जो थे उसने सहायक संधि को स्वीकार किया लॉर्ड वेलेस्ली की, और अंग्रेज उनको सेना देते थे और उनसे पैसा लेते थे, ठीक। और उन्होंने कहा कि वेलेस्ली ने कहा कि अगर जो राजा पैसा नहीं देना चाहता है सेना के बदले, अगर वो बड़ा है, बड़ा प्रांत का है, बड़ा प्रांत की हिस्सेदारी है, तो हमको कुछ भूमि दे दे, हम वहां पर अपना कृषि करवा करके और वहां से राजस्व वसूल करके हम वो सेना का वेतन दे लेंगे। हाँ, हम जो सेना प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगी, आप हमारे उसके बदले हमको पैसा हमेशा देते रहिए, वेतन हम देंगे। वेतन सेना को वो दे रहा है, तो सेना सुनेगी किसकी? उसकी। जब चाहेगा तब वो घिरवा लेगा, किसको? बादशाह को, और बादशाह को जब घिरवाएगा तो पिटवा देगा, और पिटवा देगा तो सहायक संधि का मतलब ही है कि वो संधि किए हुए हैं, भाग तो सकते नहीं, ठीक। तो ये था सहायक संधि, जिसमें अंग्रेजों ने बड़े दिमाग से भारतीय राजाओं को फंसा करके और उनको खत्म करने की कोशिश कर लिए। तो सहायक संधि ये भी स्वीकार करता है, और फिर धीरे धीरे सहायक संधि के स्वीकार करने के बाद साम्राज्य समाप्त हो जाता है, ठीक। लिखेंगे 1798 ईस्वी हैदराबाद का निजाम, इसके बाद 1798 ईस्वी का समय आया, ठीक, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का जो निजाम हुआ वो था निजाम अली। कौन? निजाम अली, निजाम अली, ठीक। समय आ गया 1798 का और हैदराबाद का निजाम आया निजाम अली, ठीक। बस वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नासिर, कौन? नासिर जंग, ठीक। लिखिएगा इसमें 1798 का समय आया और हैदराबाद का निजाम बना कौन? निजाम अली। लिखेंगे इसने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, इसने वेलेस्ली की सहायक संधि को, लॉर्ड वेलेस्ली कौन था? गवर्नर जनरल, ठीक। इसने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, और हमने बताया कि जब स्वीकार कर लिया तो उसका खतरा तो मोल है ही है कि वो जाना ही है साम्राज्य, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे और हैदराबाद राज्य का विलय ब्रिटिशर्स साम्राज्य में हुआ, और हैदराबाद का जो विलय था कहाँ हो गया? ब्रिटिशर्स साम्राज्य में हो गया, ठीक। आगे लिखेंगे सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद ही था। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, ठीक। सहायक संधि जो सबसे पहले भारत में अगर किसी ने स्वीकार किया तो हैदराबाद का ही निजाम अली ने किया था, ठीक। नोट कर लीजिएगा, निजाम अली ने।
आगे की तरफ जो उत्तराधिकारी किसका हुआ करता था, नासिर जंग का। अब नासिर जंग किसका उत्तराधिकारी था, चिंगलिज खां का। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे इसी समय जब ये ब्रिटिश में चला गया तो ब्रिटिशर्स के समय हम लोग फिर इसकी कहानी को समझेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको बनाया कैसे, ठीक, इसको मिलाया कैसे। इसी समय अगले में हम लोगों को देखना है मुगल साम्राज्य के समय जो राजपूत हुआ करते थे, ठीक, आमेर के, मेवाड़ के, मारवाड़ के, ठीक, वो कैसे आगे की तरफ मतलब उदय हुआ उनका। तो ये लोग हम लोग मिलकर के अगली क्लासों में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद।